हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादपों में जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। अब पादप के अंदर जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग, इसके अंदर मुख्य रूप से जो पत्तियां होती है या लीफ होती है, उनकी सहायता से जो जल होता है उसको पादप के वायवीय भागों से बाहर निष्कासित किया जाता है। और जो जल होता है, जल का बाहर निकलने की जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादप में यहाँ पे जो जल है, पादप में जल जड़ों द्वारा निरंतर अवशोषित किया जाता है। जड़ों द्वारा यहाँ पे निरंतर अवशोषित किया जाता है। अधिकतर जो जल होगा इसको वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो शेष बचता है इसको यहाँ पर पादप अपनी जैविक क्रियाओं के अंदर काम में ले लेता है। देखो, अधिकांश जो जल होगा उसको तो पादप बाहर निकालता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। शेष जो बचता है उसको यहाँ पर पादप अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के अंदर काम में ले लेता है। जैविक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यहाँ पे जो जल है उसको काम में ले लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं, इसके प्रकारों की, तो इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वाष्पोत्सर्जन 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा आता है इसमें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा आता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्रीय, उपत्वचीय और तीसरा आता है इसमें वात रंध्रीय। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पादपों के अंदर यहाँ पे लगभग 50 से लेकर के 97% जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन रंध्रों की सहायता से होता है। रंध्रों की सहायता से पादपों के अंदर 50 से लेकर के 97% जो जल है उसको वाष्प के रूप में निष्कासित किया जाता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे? ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसके अंदर रंध्रों के द्वारा जल को बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है, उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अब देखना, पादप का जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग के अंदर जैसे जो तना है, तने के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है या फिर उपत्वचा पाई जाती है। ये जो उपत्वचा है यहाँ पर जल के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए कैसी होगी? अपारगम्य। लेकिन इस क्यूटिकल के अंदर यहाँ पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वो संपन्न होती है। और लगभग 3% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा संपन्न होती है। तीसरा आता है इसमें वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये भी होगा, जो तना है, तने पर धसे हुए रंध्र है। अब देखो, यहाँ पे तो क्यूटिकल के अंदर धसे हुए रंध्र थे, और यहाँ पर क्या है? सीधे ही तने पर धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं। इन धसे हुए रंध्रों के द्वारा जल की हानि होती है या फिर जल को बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और 0.1% जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये वात रंध्रीय प्रकार का होता है। तो देखना, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का है, रंध्रीय, उपत्वचीय और वात रंध्रीय। परिभाषा देखना, ऐसा वाष्पोत्सर्जन जो रंध्रों की सहायता से संपन्न होता है उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादपों में 50 से लेकर के 97% जल का वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर रंध्रों की सहायता से होता है। दूसरा आता है उपत्वचीय वायवीय भाग। जैसे तना है, तने के ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है, इसमें धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं। इन धसे हुए रंध्रों के द्वारा लगभग 3% जल की हानि होती है या फिर 3% जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया संपन्न होगी।
तीसरा आता है इसमें वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। तने पर धसे हुए रंध्र होते हैं, इन धसे हुए रंध्रों को क्या कहेंगे, वातरंध्र कहते हैं। और लगभग 0.1% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो वातरंध्रों की सहायता से संपन्न होती है। इसके बाद में आता है टॉपिक अपना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, देखो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्रों की सहायता से जो जल होता है उसको बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है, उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रंध्र है उसके आधार पर पत्तियाँ 3 प्रकार की है, या फिर उसके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन है उसके आधार पर 3 प्रकार के। एक होता है अधोरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा आता है उभयरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा आता है अधिरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखो पत्तियों पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं उसके आधार पर वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक है अधोरंध्रीय, दूसरा उभयरंध्रीय और तीसरा होता है अधिरंध्रीय। अधोरंध्रीय का मतलब होता है पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। पत्ती की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे, अधोरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आता है उभयरंध्रीय, ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसके अंदर पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को उभयरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर आता है इसमें अधिरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसके अंदर पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। देखो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला है अधोरंध्रीय, दूसरा उभयरंध्रीय और तीसरा आता है अधिरंध्रीय। अधोरंध्रीय का मतलब है पत्ती की निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होगी क्योंकि निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। उभयरंध्र का मतलब है दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा है अधिरंध्रीय, केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन को अधिरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आता है रंध्रों की संरचना। रंध्रों की संरचना, देखो रंध्रों की जो संरचना है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक तो होती है द्वार कोशिकाएं और दूसरी होती है इसमें सहायक कोशिकाएं। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होगी इनमें द्वार कोशिका और दूसरी होती है इनमें सहायक कोशिकाएं। देखो जो द्वार कोशिकाएं होती है ये वृक्काकार संरचना के रूप में पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं किस प्रकार की संरचना में पाई जाती है, वृक्काकार संरचना के रूप में पाई जाती है। इन कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है, वो भी अधिक मात्रा में। इन कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक है अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा जो सहायक कोशिकाएं होती है ये द्वार कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रखती है। जैसे एक डायग्राम देखना, यहाँ पे बाहर की ओर जो कोशिकाएं हैं ये तो हो गई इनमें सहायक कोशिकाएं, ठीक है। इसके अलावा अंदर वाली जो 2 कोशिकाएं जिनकी संरचना वृक्काकार है ये यहाँ पर द्वार कोशिकाएं हैं। इन द्वार कोशिकाओं में यहाँ पर हरित लवक उपस्थित होता है।
अब देखना यहाँ पे जब द्वार कोशिकाएं सल्त अवस्था में होती है और एक इनकी स्फीत अवस्था होती है। जब द्वार कोशिकाएं सल्त अवस्था में होती है तो यहाँ पर रंध्र खुलते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था के अंदर होती है तो यहाँ पर रंध्र बंद होते हैं। देखो जब द्वार कोशिकाएं फूली हुई है तो यहाँ पर रंध्र बंद रहेंगे, और जब द्वार कोशिकाएं शिथिल अवस्था के अंदर होती है तो उस दौरान यहाँ पे रंध्र खुलते हैं। रंध्रों की संरचना दो प्रकार की कोशिकाएं है, एक है इसमें द्वार कोशिका और दूसरी है सहायक कोशिका। द्वार कोशिकाएं वृक्काकार संरचना के अंदर पाई जाती है और इनके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है। यहाँ पे द्वार कोशिकाओं की सल्त और स्फीत अवस्था के कारण जो रंध्र होते हैं खुलते और बंद होते रहते हैं। सल्त अवस्था के अंदर यहाँ पे जो द्वार कोशिकाएं होती है ये शिथिल हो जाती है जिसके कारण रंध्र खुलते हैं, जबकि स्फीति अवस्था के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती है ये फूल जाती है जिसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पे रंध्रीय क्रियाविधि। रंध्रीय क्रियाविधि, रंध्रीय क्रियाविधि का मतलब है रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। देखो इसके अंदर अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है, जिसके अंदर पहली आती है इसमें स्टार्च शुगर परिकल्पना या हाइपोथेसिस। पहली आती है इसमें स्टार्च शुगर परिकल्पना, दूसरी आती है इसमें स्टीवार्ड की परिकल्पना, और तीसरी आती है इसमें सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। देखो रंध्रीय क्रियाविधि यहाँ पे 3 प्रकार से इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसमें पहली आती है स्टार्च शुगर परिकल्पना, दूसरी स्टीवार्ड की परिकल्पना और तीसरी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। स्टार्च शुगर परिकल्पना ये जेडी सायरे के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जेडी सायरे द्वारा। स्टीवार्ड परिकल्पना यहाँ पे स्टीवार्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जबकि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण ये किया था यहाँ पे फ्यूजिनो, और इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया था लेविट ने। देखो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना फ्यूजिनो के द्वारा प्रतिपादित की गई और इसका संशोधित रूप यहाँ पे लेविट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो रंध्रीय क्रियाविधि में नंबर 1 आता है यहाँ पे स्टार्च शुगर परिकल्पना। देखो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जेडी सायरे के द्वारा। अब इसके अंदर देखना दिन के समय क्या होता है कि यहाँ पे CO2 का उपयोग होता है। अब CO2 का उपयोग कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान CO2 का उपयोग होता है। इस CO2 के उपयोग के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के अंदर जो pH का मान होता है ये बढ़ जाता है। pH का मान क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा? लगभग 7 या इससे ज़्यादा pH हो जाती है। इस pH के ऊपर जो स्टार्च है ये यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। किसके अंदर परिवर्तित होती है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पर एक एंजाइम आता है फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं इनके अंदर रस की मात्रा क्या होगी? कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। रस की मात्रा कम हो जाती है, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि जो प्रासरण दाब होता है, ऑस्मेटिक
प्रेशर, इसकी जो प्रासरण दाब है इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। ये तो होता है दिन के अंदर। इसी स्थिति के अंदर रात के समय क्या होगा कि यहाँ पर रात के समय या फिर एट नाइट रात के समय क्या होगा, CO2 का उपयोग नहीं होगा। CO2 का उपयोग नहीं होगा। CO2 का उपयोग नहीं होने के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है, इन द्वार कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर CO2 की सांद्रता के अंदर वृद्धि होती है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण pH का मान होता है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। pH का मान यहाँ पे कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, लगभग 4.5 से लेकर के 5 pH हो जाती है। pH का मान कितना होगा, 4.5 से लेकर के 5 इसकी वैल्यू हो जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रासरण दाब है उसका मान कम हो जाएगा, और रंध्र क्या होते हैं यहाँ पर बंद हो जाते हैं। देखो, पहली परिकल्पना है स्टार्च शुगर परिकल्पना, प्रस्तुत किसके द्वारा की गई थी, JD सायरे के द्वारा। इन्होंने ये बताया कि दिन के समय CO2 का उपयोग होता है, कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाओं के अंदर pH का मान बढ़ेगा, और कितना बढ़ता है, लगभग pH का मान 7 से अधिक हो जाता है। इस pH के मान बढ़ने से जो स्टार्च है ये फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण प्रासरण दाब का मान बढ़ जाता है, और प्रासरण दाब का मान बढ़ने से जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। दूसरी स्थिति है यहाँ पे नाइट के समय CO2 का उपयोग नहीं होता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ने से pH का मान कम हो जाता है। कितना कम होगा, 4.5 से लेकर के 5 pH हो जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च के अंदर, और स्टार्च के अंदर परिवर्तित होने के कारण प्रासरण दाब का मान कम हो जाएगा, और जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये था इसके अंदर यहाँ पे शुगर स्टार्च परिकल्पना। दूसरी आती है इसमें यहाँ पे स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की परिकल्पना देखो, जो JD सायरे की परिकल्पना थी उसी के समान है ये भी। इसके अंदर देखना, दिन के समय क्या होगा, जो स्टार्च है सीधे ही यहाँ पे कम pH के ऊपर, अधिक pH के ऊपर pH होगी 7 से अधिक, एंजाइम हो जाएगा यहाँ पे फास्फोराइलेज एंजाइम। इस स्टार्च फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित होगा। इसके पश्चात वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंत में ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और इस ग्लूकोज की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण द्वार कोशिकाओं के अंदर जो प्रासरण दाब है इसका मान बढ़ जाएगा, और रंध्र क्या होंगे, यहाँ पे खुल जाते हैं। देखो, जैसे स्टार्च शुगर परिकल्पना थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे स्टीवार्ड की परिकल्पना है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। JD सायरे ने केवल ग्लूकोज 1 फास्फेट तक बताया था, इसने ये बताया ग्लूकोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जिसके कारण क्या होगा, द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रासरण दाब का मान बढ़ जाएगा, और रंध्र क्या होंगे, यहाँ पे खुल जाएंगे। इसी स्थिति के अंदर नाइट के समय अपोजिट हो जाएगा। नाइट के समय वापस CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, और pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। pH का मान वही 4.5 से 5 के पास होगा, जिसके कारण जो ग्लूकोज ये फास्फोरस के साथ में संयोजित होकर के स्टार्च का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण जो प्रासरण दाब है इसका मान कम हो जाएगा, और रंध्र क्या होगी, यहाँ पे रंध्र यहाँ पे बंद हो जाते हैं। देखो, रात्रि के समय CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, pH का मान कम हो रहा है,
ग्लूकोज फास्फेट के साथ में क्रिया करेगा और वापस स्टार्च का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण प्रासरण दाब का मान कम हो जाएगा और रंध्र क्या रहेंगे यहाँ पे बंद हो जाते हैं। अब देखो, जब ग्लूकोज से स्टार्च का निर्माण होता है तो उस दौरान यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके द्वारा एटीपी प्राप्त की जाती है और ये क्रिया संपन्न करवाई जाती है। अब देखो, तीसरी परिकल्पना है यहाँ पे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। देखो, प्रतिपादित किसने किया था? ह्यूजेनो ने। और यहाँ पे इसका संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया था? लेविट ने। अब देखना, इसके अंदर भी दिन और रात की स्थिति बनेगी। दिन के समय क्या होगा कि जो द्वार कोशिकाएं है, द्वार कोशिकाएं यहाँ पे दिन में अधिक पीएच के ऊपर जो स्टार्च है इसको ये मैलिक एसिड के अंदर चेंज करती है या फिर जो मैलिक अम्ल है उसके अंदर परिवर्तित करती है। इस मैलिक अम्ल में से H+ आयन बाहर निकलता है और सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। H+ बाहर निकल करके कहाँ पे आ जाता है? सहायक कोशिकाओं में। जब H+ सहायक कोशिकाओं में आता है तो यहाँ से K+ आयन बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो मैलिक एसिड है, जब इसमें से H+ आयन निकलता है तो ये मेलेट आयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? मेलेट आयन। अब जो सहायक कोशिकाओं में से K+ आयन बाहर निकल रहा है ये मेलेट आयन के साथ में संयोजित होगा और पोटेशियम मेलेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेता है। इस पोटेशियम मेलेट के कारण यहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं, इसके अंदर कोशिका रस की मात्रा कम होगी और जो रंध्र होते हैं ये क्या होंगे? यहाँ पे खुल जाएंगे। इसके लिए वापस यहाँ पे जो प्रासरण दाब है उसका मान बढ़ जाता है। देखो, द्वार कोशिकाएं, यहाँ पे स्टार्च, शुरू की 2 परिकल्पनाएं थी, उसके अंदर स्टार्च सीधे ही ग्लूकोज के अंदर चेंज हो रहा था। यहाँ पे स्टार्च ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, मैलिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। इसके पश्चात मैलिक एसिड में से H+ आयन बाहर निकलता है और सहायक कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जाता है। H+ आयन बाहर निकलने के पश्चात ये मेलेट आयन के अंदर परिवर्तित हो रहा है। मेलेट आयन सहायक कोशिकाओं में से निकला हुआ K+ आयन के साथ में संयोजित होकर के पोटेशियम मेलेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं के अंदर कोशिका रस कम हो जाएगा और जो प्रासरण दाब है वो बढ़ जाएगा और रंध्र क्या होंगे? खुल जाएंगे। यही स्थिति यहाँ पे नाइट के समय होगी। रात के समय क्या होगा कि जो द्वार कोशिकाएं है, द्वार कोशिकाएं, इनके अंदर CO2 की जो सांद्रता है वो बढ़ेगी। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी, जिसके कारण pH का मान कम हो जाएगा। pH का मान कम होने के कारण यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में जो कोशिका रस है इसका स्थानांतरण होता है या फिर कोशिका रस प्रवेश करता है, जिसके कारण प्रासरण दाब कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप जो द्वार कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम मेलेट ये टूट जाता है और वापस पोटेशियम और मेलेट आयन का निर्माण कर लेता है। मेलेट आयन का, ये जो मेलेट आयन है ये H+ आयन के साथ में संयोजित होगा और किसका निर्माण कर लेगा? मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। मैलिक अम्ल यहाँ पर वापस किसके अंदर? स्टार्च के अंदर परिवर्तित होगा और जो पोटेशियम आयन था ये किसके अंदर स्थानांतरित हो जाएगा? सहायक कोशिकाओं के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च का निर्माण होगा तो वापस यहाँ पे जो प्रासरण दाब है वो कम हो जाएगा और रंध्र क्या होंगे? यहाँ पे बंद हो जाते हैं। दोबारा देखना,
रात के समय क्या हो रहा है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, pH का मान कम हो रहा है। द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा यहाँ पे बढ़ेगी तो प्रासरण दाब का मान कम हो जाएगा। अब क्यों बढ़ेगी, जो पोटेशियम मेलेट आयन है ये यहाँ पर टूटता है पोटेशियम और मेलेट आयन के अंदर। पोटेशियम तो सहायक कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा और सहायक कोशिकाओं में से वापस हाइड्रोजन आएगा और मेलेट आयन के साथ में संयोजित होगा और मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और मैलिक एसिड किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रंध्र बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो रंध्रीय क्रियाविधि है उसके अंदर 3 सिद्धांत दिए गए। एक है स्टार्च शुगर, दूसरा स्टीवार्ड की परिकल्पना और तीसरा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि। अब आता है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक देखो, इसमें 2 कारक आते हैं, एक आता है बाह्य कारक और दूसरा आता है इसमें आंतरिक कारक। बाह्य व आंतरिक कारक। देखो बाह्य कारक के अंदर जैसे पहला आता है इसमें प्रकाश। प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा आता है इसमें तापमान। तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा आता है यहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता। 3 नंबर पे आता है वायुमंडलीय आर्द्रता। इसके अंदर वायुमंडलीय आर्द्रता के अंदर कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ये भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो आंतरिक कारक है, एक तो आता है इसमें पर्ण का विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब है कि पत्तियों के अंदर पत्तियों के जो रंध्र है यदि सीधे प्रकाश के संपर्क में है, सीधे प्रकाश के संपर्क में, तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो बढ़ेगी। और यदि रंध्र नीचे वाली सतह पर है तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो क्या रहेगी, कम रहती है। तो देखना वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक है जैसे बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में प्रकाश हो गया, तापमान हो गया और वायुमंडलीय आर्द्रता, जबकि आंतरिक कारक में पर्ण का विन्यास हो गया और दूसरा हो गया मूल प्रवाह अनुपात। मूल प्रवाह अनुपात का मतलब है जितना अधिक जड़ और तने की दूरी होगी उतना ही अधिक यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा। जड़ और तने के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो एक वैज्ञानिक का नाम आया था स्टीवार्ड। स्टीवार्ड ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई माना है। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई क्यों होती है। देखो आवश्यक बुराई क्यों होती है, क्योंकि जो अनावश्यक जल होता है इस जल को पादप शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखना इस अनावश्यक जल में यहाँ पर जो खनिज लवण होते हैं उन खनिज लवणों को भी पादप शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को अनावश्यक बुराई के नाम से जाना जाता है। देखो स्टीवार्ड ने ये बताया कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है एक अनावश्यक बुराई होती है, आवश्यक बुराई होती है। आवश्यक बुराई क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अनावश्यक जल होता है और जो अनावश्यक खनिज लवण होते हैं उनको इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पादप शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद में इसी में एक टॉपिक आता है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव, देखो बिंदु स्राव का मतलब क्या होगा कि सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जो जल होता है ये वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जबकि बिंदु स्राव की क्रिया के दौरान यहाँ पे जो जल होता है
ये बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। और जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? बिंदु स्राव कहते हैं। देखो, वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर भी आता है। वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि वाष्प के रूप में होती है, जबकि बिंदु स्राव के अंदर जो जल की हानि होती है वो जल की बूंदों के रूप में होती है। और जल की बूंदों के रूप में जल बाहर निकलता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? बिंदु स्राव कहते हैं। फिर एक टॉपिक और आता है इसमें, रसारोहण। रसारोहण, रसारोहण का मतलब होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित रस को पादप के वायवीय भागों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रसारोहण कहते हैं। पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित जो रस होता है या जल होता है, इसको वायवीय भागों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाएगी? रसारोहण कहलाती है। अब देखो, रसारोहण के लिए एक प्रैक्टिकल आता है इसमें कि एक पादप की टहनी को काटकर जल से भरे हुए जो बीकर है उसके अंदर लगा दिया जाता है। पादप की टहनी को काट करके जल से भरे हुए बीकर के अंदर लगाया जाता है। इस जल के अंदर यहाँ पे सैप्रेनिन अभिरंजक डाल दिया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। अब इस सैप्रेनिन के कारण जो जल है उसका रंग भी कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। अब देखना, यहाँ पर इस टहनी में उपस्थित जो जाइलम है इस जल को अवशोषित करके ऊपर की ओर भेज रहा है। अब देखना, कुछ समय पश्चात 2 से 3 घंटों के पश्चात यहाँ पर जब इस टहनी का अवलोकन करते हैं तो इस टहनी की जो पत्तियाँ है, पत्तियों के किनारे यहाँ पर लाल दिखाई देते हैं। किनारे यहाँ पर लाल दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो जल था लाल रंग का वो पादप के वायवीय भागों तक स्थानांतरित हो रहा है और जल यहाँ पे एक रस के रूप में है, तो इस रस को ऊपर की ओर स्थानांतरित करने की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे? रसारोहण कहते हैं। और देखना, रसारोहण की जो क्रिया है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो उत्तक होता है वो कौन सा होगा? जाइलम उत्तक। जो भी जल, खनिज लवण या फिर अन्य जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी जाइलम की सहायता से पादप के वायवीय भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये था इसमें आपका वाष्पोत्सर्जन, इसके साथ में था बिंदु स्राव और रसारोहण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।